ये वक्त भी बड़े कमाल का होता है, सबसे इंतजार करवा तो लेता है लेकिन खुद कभी किसी का इंतजार नहीं करता। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो वक्त का कद्र करना सीखिए। ट्रिकल मशीन डिजाइन सब्जेक्ट के मॉड्यूल 4 में आज लेक्चर नंबर 23 है और आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट इक्वेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु दोस्त प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आइए बच्चों, आउटपुट इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हम उन सभी पैरामीटर्स को समझ लेते हैं जो कि 3 फेज आउटपुट इक्वेशन के कैलकुलेशन में यूज होंगे और वो पैरामीटर है VPH। यहाँ PH फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और V वोल्टेज को, इसीलिए VPH को बोलते हैं फेज वोल्टेज। सिमिलरली IPH मींस फेज करंट। अगर मैं ZPH की वैल्यू बताऊं तो Z इज टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हियर और PH फेज मींस नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर फेज मींस एक फेज में टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने होंगे। इससे पहले Z को हो सकता है आपने इंपेडेंस से रिप्रेजेंट किया हो, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में Z कंडक्टर नंबर ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। TPH नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, NS यानी सिंक्रोनस स्पीड इन रिवॉल्यूशन पर मिनट मींस RPM। और अगर वही स्मॉल ns है तो यहाँ सिंक्रोनस स्पीड की यूनिट हो जाएगी RPS रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मींस स्मॉल ns इज इक्वल टू कैपिटल NS बाय 60, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर मिनट को अगर मैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करूं तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो NS इक्वल टू कैपिटल NS बाय 60। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। P stands for number of poles, AC stands for specific electric loading और AC को हम Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। Phi फ्लक्स इन एयर गैप पर पोल, यानी एक पोल में कितना फ्लक्स होगा एयर गैप में, दैट इज कॉल्ड Phi। जबकि BA भी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी होगा मैग्नेटिक सर्किट का। KW स्टैंड्स फॉर वाइंडिंग फैक्टर और यहाँ ईटा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफिशिएंसी को। D जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर ऑफ स्टेटर मींस इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टेटर को और L रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रॉस लेंथ ऑफ कोर। C0 एक कोफिशिएंट है और ये आउटपुट कोफिशिएंट के नाम से इसको हम समझेंगे और cos phi एक स्टैंडर्ड सिंबल है पावर फैक्टर का। तो बच्चों इस तरीके से हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में वो कौन कौन से नोमेनक्लेचर यूज होंगे यहाँ पे हमने समझ लिया। तो आइए अब हम आउटपुट इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी मशीन का जो एफिशिएंसी होता है वो रेशियो होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का। तो यहाँ से आउटपुट पावर मींस Q का अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो होगा इनपुट इनटू एफिशिएंसी। बच्चों तो सबसे पहले हम इनपुट ऑफ मोटर कैलकुलेट करते हैं। तो इनपुट ऑफ मोटर होगा इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट इनटू पावर फैक्टर। यहाँ दो वैल्यूज है, पहला है m और दूसरा है 10 टू द पावर -3। तो 10 टू द पावर -3 यहाँ मैंने यूज किया है प्रीफिक्स किलो के लिए। 3 फेज मशीन की रेटिंग है और हायर रेटिंग के लिए हम वॉट की जगह पे किलो वॉट यूनिट यूज करेंगे और इसी को कंपनसेट करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ m स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फेजेस है। अगर सिंगल फेज के लिए मुझे कैलकुलेट करना होगा तो m की वैल्यू 1 होगी, अगर 3 फेज के लिए कैलकुलेट करना होगा तो m की वैल्यू 3 होगी। तो आइए हम 3 फेज मशीन के लिए इनपुट ऑफ मोटर कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए m की वैल्यू मैंने 3 ले लिया। तो इनपुट ऑफ मोटर हो जाएगा 3 VPH IPH cos phi इंटू 10 टू द पावर -3 और जिसकी यूनिट हो गई किलोवाट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ वोल्टेज पर फेज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा EMF पर फेज का और EMF पर फेज ऑफ इंडक्शन मोटर होता है 4.44 F5 TPH इंटू वाइंडिंग फैक्टर KW। KW के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे वाइंडिंग फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पीच फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज होगा। तो अगर मैं इस 4.44 में से 2 ले लूं और 2 TPH को मैं रिप्लेस कर दूं ZPH से, तो ये इक्वेशन हो जाएगा EMF पर फेज इक्वल टू 2.22 F5 ZPH KW। इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया। मुझे उम्मीद है बच्चों अभी तक आपको ये सारा डेरिवेशन समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी करते चलिए।
अब यहाँ एक दूसरा अननोन क्वांटिटी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। आइए इसको रिप्लेस करते हैं। तो हम सब जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एनी मशीन इक्वल टू 120 f अपॉन p, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी ms इंटू पी डिवाइडेड बाई 120। जैसा अभी मैंने बताया, अगर सिंक्रोनस स्पीड को आरपीएस में कैलकुलेट करें रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, तो इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी कैपिटल NS बाय 60 मींस सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम डिवाइडेड बाय 60। तो मैं यहाँ से कैपिटल NS की वैल्यू स्मॉल ns इंटू 60 रिप्लेस कर दूंगा, तो ये इक्वेशन फिर से रीराइट हो जाएगा। कैपिटल NS की जगह पे 60 ns इंटू पी डिवाइडेड बाई 120, और 60 से 120 टू टाइम्स कटेगा, तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ns इंटू पी डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 4 मैंने ले लिया। आइए अब हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा हमने देखा था कि आउटपुट यानी Q इन किलोवाट इक्वल टू इनपुट इनटू एफिशिएंसी, और इनपुट की वैल्यू 3 VPH IPH cos phi, तो जब मैं इसमें एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कहलाएगा आउटपुट पावर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, और जिसकी यूनिट होगी, और उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू द पावर -3 से, जो कि ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लाइड है। तो अब हम अननोन पैरामीटर्स को नोन पैरामीटर से रिप्लेस करते हैं, मींस Q इक्वल टू 3 EPH IPH cos phi eta into 10 to the power -3 में अब हम EPH को रिप्लेस करते हैं। तो EPH की वैल्यू थी 2.22 F phi ZPH KW, यहाँ से IPH आ गया, यहाँ से eta आ गया, यहाँ से cos phi आ गई, और 10 to the power -3, और इसकी यूनिट हो जाएगी किलोवाट। तो आइए बच्चों, अब हम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू NSP/2 को रिप्लेस करते हैं। इसको रिप्लेस करते ही मेरा इक्वेशन बन जाएगा 3 as it is, 2.2 as it is। फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैं लिख दूंगा NSP/2, और phi ZPH as it is है। सिमिलरली KW IPH eta into cos phi into 10 to the power -3, और KW यूनिट हो गया मींस किलोवाट। तो अब इस इक्वेशन में मैं अगर 2.2 को डिवाइड करूं 2 से, तो वैल्यू आएगी 1.11, और उस 3 को मैं ZPH IPH के साथ रख रहा हूं, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं फिर अननोन क्वांटिटीज को नोन क्वांटिटीज से रिप्लेस कर दूं। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने पे वैल्यू आएगा 1.11, P और phi मिलके बन जाएगा P phi, 3 IPH ZPH हो जाएगा NS KW eta cos phi 10 to the power -3, और यूनिट हो गए किलोवाट। अब यहाँ मैंने इसलिए किया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ दो अननोन क्वांटिटीज हैं। पहला है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, और दूसरा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। तो हम सब जानते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी मींस BAV इक्वल टू होगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे एक पोल का फ्लक्स अगर phi है, तो 3 नंबर ऑफ पोल के लिए फ्लक्स हो जाएगा phi p, और सिलिंड्रिकल सरफेस का जो एरिया होगा वो होगा पाई dl। तो इस तरीके से P phi इक्वल टू हो जाएगा BAV इंटू पाई dl। सिमिलरली अगर 3 फेज मशीन का स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग कैलकुलेट करें, तो AC मींस Q इक्वल टू हो जाएगा 3 IPH ZPH डिवाइडेड बाय पेरीमीटर मींस 2 पाई R या फिर पाई D, क्योंकि 2R इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर यानी D। इन सभी वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा 1.11, और मैं BAV पाई dl रिप्लेस करूंगा P phi के जगह पे। तो P phi के जगह पे मैंने लिख दिया BAV पाई dl। सिमिलरली 3 IPH ZPH के जगह पे मैं रिप्लेस करूंगा AC इंटू पाई डी, तो यहां मैंने AC इंटू पाई डी लिख दिया, जहां पे AC स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है। एज इट इज NS KW eta cos phi इंटू 10 टू द पावर -3 आ गया, और यूनिट है किलोवाट। तो यहाँ बच्चों मैं फिर से इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ, और रीअरेंज करते समय मुझे वैल्यू मिलेगा 1.11, पाई इंटू पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, BAV एज इट इज है, AC एज इट इज है, KW एज इट इज है, ईटा की वैल्यू एज इट इज है, cos phi एज इट इज है, 10 टू द पावर -3 एज इट इज, और D हो जाएगा D स्क्वायर। सिमिलरली L हो जाएगा यहाँ पे, और सिंक्रोनस स्पीड इन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मींस ns यहाँ मैंने लिख दिया। और इसको मैंने साइड बाय साइड इसलिए बाइफरगेट किया क्योंकि कुछ क्वांटिटीज कांस्टेंट है, जिससे सारी के सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है। तो जब मैंने पाई स्क्वायर को 1.11 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू होगी 11, जहां पे पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 11 BAV AC KW eta cos phi 10 to the power -3, ये सबके सब एक कांस्टेंट है, और इन सबको एक नया नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड आउटपुट कोएफिशिएंट मींस C0। तो मेरा फाइनल आउटपुट इक्वेशन बनेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर का
Q इक्वल टू C नॉट D स्क्वायर LNS और इसकी यूनिट होगी किलोवाट। C नॉट का वैल्यू होगा LMN BAB AC KW eta cos phi into 10 to the power -3। गई। तो बच्चों इस तरीके से हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर का आउटपुट इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया। आप इसको याद करिए, नोट डाउन करिए, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। आइए अब हम समझते हैं उस स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को जिसको हमने कंसीडर किया था कैलकुलेट करते समय। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। अगर एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हम हाइयर रखते हैं तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल पावर फैक्टर पे पड़ेगा, मींस पुअरर पावर फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली हाइयर फ्लक्स डेंसिटी होने की वजह से आयरन लॉसेस भी बढ़ेंगी और मशीन का ओवरलोड कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा। तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी इन तित की बात करूं तो वो लेस देन 1.8 टेस्ला होना चाहिए, और वहीं पे फ्लक्स डेंसिटी अगर मैं कोर की बात करूं तो 1.3 से 1.5 टेस्ला होना चाहिए। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो हाइयर फ्लक्स डेंसिटी यूज करने से मशीन का साइज रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कोर की क्वांटिटी कम लगेगी, और को साइज रिड्यूस होने से अदर जो कॉस्ट होंगे वो मिनिमाइज होंगे, मींस ओवरऑल कॉस्ट मशीन का कम हो जाएगा और ओवरलोड कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। सिमिलरली स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग जिसको हमने एसी बोला था उसको हम क्यू भी बोलते हैं। तो क्यू यानी एम्पियर कंडक्टर्स पर मीटर की मैं बात करूं तो एम्पियर कंडक्ट पर मीटर हाइयर यूज करने से कॉपर लॉस और टेम्परेचर राइज होगा मशीन में। सिमिलरली अगर मैं हाई वोल्टेज मशीन डिजाइन करने जा रहा हूं तो मुझे स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग यानी एसी यानी क्यू की वैल्यू स्मॉलर रखनी पड़ेगी। और अगर आप हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग करते हैं तो आपकी मशीन की ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ेगी, मींस कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, कुछ नुकसान भी होगा। और इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग मींस क्यू या फिर एसी का जो एक स्टैंडर्ड रेंज होगा वो 5000 से लेकर 45000 होगा एम्पियर कंडक्टर पर मीटर, और ये डिपेंड करेगा रेटिंग ऑफ मशीन्स पे। तो बच्चों अगर मैं हाइयर वैल्यू ऑफ क्यू की बात करूं तो उसका एडवांटेज मिलेगा साइज रिडक्शन ऑफ मशीन और रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट, लेकिन नुकसान यही होगा कि लॉसेस बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर राइज बढ़ जाएगा और ओवरलोड कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि दो और इम्पैक्ट यानी एफिशिएंसी और पावर फैक्टर का क्या इम्पैक्ट होता है आउटपुट इक्वेशन के कैलकुलेशन के टाइम में। जनता माफ नहीं करेगी तो क्या नाचो मैं? तो जैसा कि आप सब जानते हैं आउट एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन इज ऑलवेज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, और मुझे अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। सिमिलरली अगर मैं इस आउटपुट को इनपुट माइनस लॉसेस भी लिखूं तो इसका इक्वेशन बन जाएगा इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय आउटपुट, या फिर आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। ये बहुत बेसिक है जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ एक मैथमेटिकल एनालिसिस टेबल में आपको शो कर रहा हूं कि कैसे मशीन की रेटिंग और एफिशिएंसी और पावर फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैंने एक स्क्वायरल केज मोटर लिया 0.75 किलोवाट का, 4 पोल की मशीन में उसकी एफिशिएंसी 72% होगी, जबकि पावर फैक्टर 0.75 होगा। और अगर यही मैं हायर रेटिंग की मशीन की बात करूं 75 किलोवाट की रेटिंग की मशीन के लिए इसकी एफिशिएंसी 91% होगी और इसका पावर फैक्टर 0.92 होगा। और सेम यही केस होगा वाउंड रोटर यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, यहाँ भी एफिशिएंसी 91% जबकि इसकी पावर फैक्टर 0.92 होगी। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय आपको एफिशिएंसी यानी ईटा और पावर फैक्टर की वैल्यू इसी टेबल से यूज करनी पड़ेगी। हाय हाय इतना सुकून। तो इस तरीके से बच्चों हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर का ओवरऑल आउटपुट इक्वेशन डिराइव कर लिया, और वो सभी पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर लिया जो कि आउटपुट इक्वेशंस में थे, जैसे एफिशिएंसी था, पावर फैक्टर था, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग एंड मैग्नेटिक लोडिंग। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। बस एक ही शिकायत है, आप वीडियो को देखते तो है लेकिन लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप साथ में लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।